वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है एएम रिसीवर्स। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख लिया है पूरा, जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा। उसके अंदर हमने डीमॉड्यूलेशन देखा। उसके अंदर हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर एज वेल एज लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर्स देखे थे, प्लस हमने उसका डिटेक्शन भी देखा था। उसके साथ साथ आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एएम रिसीवर्स। यानी जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो एक्चुअल रिसीव कैसे होता है, यानी फिजिकल सिग्नल में वापस कैसे आता है। फिजिकल सिग्नल का मतलब हुआ कि अगर मैं ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो वापस हमें ऑडियो सिग्नल रिसीव कैसे होगा। तो उसके लिए हम एएम रिसीवर डिज़ाइन करते हैं। एएम रिसीवर के भी 2 टाइप हैं, टीआरएफ रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो इन 2 रिसीवर से हम एएम को रिसीव करते हैं और हम फाइनली जो मैसेज ट्रांसमिट किया है उसको मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं एट द रिसीवर एंड। तो चलिए, मैं हूँ बीके सिंह और स्टार्ट करते हैं आज एएम रिसीवर्स। तो एएम रिसीवर के अंदर अगर हम बात करें तो एएम रिसीवर होता है क्या है? रिसीवर क्या होता है? रिसीवर आर दोज़ व्हिच कैन डीमॉड्यूलेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि इट रिकवर्स द बेसबैंड सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो बेसबैंड सिग्नल का मतलब है कि जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, उसे बोलते हैं हम बेसबैंड सिग्नल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसबैंड सिग्नल क्या होता है। तो यही हमारा मैसेज सिग्नल होता है और यही हमारा इसको नाम है बेसबैंड सिग्नल। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो हुआ जो हम एएम के थ्रू यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू मॉड्यूलेट करके सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे। तो रिसीवर का काम क्या होता है कि रिसीव करना बेसबैंड सिग्नल को फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मॉड्यूलेटेड कहाँ कौन सा सिग्नल है? यहाँ हमारे पास एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब उसके दो दो रिसीवर्स हैं हमारे पास जो एएम के अंदर जो काम में आते हैं एएम को रिसीव करने के लिए। वो है हमारे पास टीआरएफ रिसीवर एंड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। टीआरएफ रिसीवर का नाम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, इसके अंदर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये काम करता है और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें। जैसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे बढ़ते हैं तो टीआरएफ रिसीवर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो उस लिमिटेशंस को यानी टीआरएफ की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम जो लेते हैं वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में क्या होता है कि जो एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, तो ट्रांसमीटर के अंदर जो भी हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी ली है, वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर वो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमेशा ग्रेटर होगी एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर। यानी अगर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की कैरियर फ्रीक्वेंसी अज़्यूम करें कि एफसी है और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल की एफसी टीआर है, तो हमेशा जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट होगा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पे, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी एज़ कंपेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड एएम सिग्नल। तो इसलिए इसका नाम दिया है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले टीआरएफ रिसीवर के बारे में। तो टीआरएफ रिसीवर जैसा कि नाम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स। अब ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट एएम रिसीवर है जिसके अंदर हम डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा बेस बैंड सिग्नल एएम सिग्नल से अलग हो जाए। तो बेस बैंड सिग्नल को रिसीवर करने के लिए जो ओल्डेस्ट रिसीवर है वो हमारे पास, इसका नाम है टीआरएफ रिसीवर। अब इसके अंदर अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो ब्लॉक डायग्राम इस तरफ से दिया हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आएगा। ये सिग्नल कौन सा होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये एम सिग्नल आएगा। उसके बाद आरएफ एम्प्लीफिकेशन होगा। जो सिग्नल आएगा, हमें पता है कि जब एंटीना पे सिग्नल आता है तो आरएफ जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है उसकी पावर बहुत ही कम होती है। तो एंटीना पे क्या होगा, बहुत ही कम पावर का सिग्नल आएगा। तो उसकी पावर का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ये हमारे पास आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ है। उसके बाद डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर क्या काम करता है कि हमारे जो रिसीव्ड सिग्नल है, जैसे कि हमने डिमॉड्यूलेशन के अंदर देख रखा है, टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास लो लेवल ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर और हाई लेवल ए मॉड्यूलेटर था, उसके साथ हमने डिमॉड्यूलेशन भी किया था। तो एसएसबी देखा था हमने और डीएसबी देखा था। तो एसएसबी या डीएसबी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन हम क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे डिटेक्टर सेट करेंगे डिमॉड्यूलेटर के अंदर।
तो डिटेक्टर या फिर इसको बोलते हैं हम डीमॉड्यूलेटर। तो इसके अंदर से फाइनली जब डीमॉड्यूलेटर के अंदर सिग्नल डीमॉड्यूलेट होके आएगा तो हमारे पास फाइनली मैसेज सिग्नल आएगा यहाँ पे, या इसको बोल देंगे बेस बैंड सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन होने के बाद उसके बाद जो सिग्नल आएगा हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, एम्पलीट्यूड विल बी लेस, यानी कि एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होगी, तो उसको हम एम्पलीफाई करके इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएँगे। और प्लस जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सारे इलेक्ट्रिकल सर्किटरी हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू वापस फिजिकल सिग्नल, यानी कि हमने अगर ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया था तो वापस हमारे रिसीवर पे ऑडियो सिग्नल ही स्पीकर के थ्रू बजना चाहिए। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ऑडियो सिग्नल के अंदर। वो कैसे आएगा हमारा? इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ट्रांसड्यूसर क्या है हमारे पास? स्पीकर। स्पीकर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये हुआ हमारा फिजिकल डीमॉड्यूलेशन, या फिर बोल सकते हैं रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल इन फिजिकल फॉर्म। तो ये हमारे पास फिजिकल फॉर्म में मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो रिसीव होके आ जाएगा। तो चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये लो नॉइज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि लो नॉइज़ के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद ट्यून टू कैरियर एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। जब हम यहाँ आरएफ एम्प्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्यूनिंग भी करेंगे। ट्यूनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, वो होगा हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये उसी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा जो एफसी प्लस एफएम, यानी कि यहाँ पे देखिए ट्यून टू कैरियर एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो ये साइड बैंड है हमारे पास, ये अपर साइड बैंड और एफसी माइनस एफएम। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और उसके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे ट्यूनिंग? क्यों? क्योंकि अगर हम ट्यून नहीं करेंगे तो एंटीना के अंदर तो क्या हो रहा है कि सारे बैंड की फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है। सारे बैंड की फ्रीक्वेंसी का मतलब, अगर आरएफ एक एंटीना है और हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास एंटीना है, तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे आ रही है। तो एंटीना के अंदर तो सारे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, एएम हो, एफएम हो, कोई और सिग्नल हो, वीएसबी सिग्नल हो, सारे टाइप के सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं। बट हमें कौन-सा सेलेक्ट करना है, वो डिसाइड होता है इसकी ट्यूनिंग पे। तो हमने ट्यून कर दिया किस पे? कैरियर पे। कैरियर क्या है इसका? जो हम ट्रांसमीटर पे ट्रांसमिट किए हुए हैं, यानी जो ट्रांसमीटर पे ट्रांसमिट किया हुआ था हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एएम सिग्नल, तो वो कैरियर फ्रीक्वेंसी रख दी हमने। और हमें मैसेज की फ्रीक्वेंसी पता है ट्वाइस ऑफ एफएम होता है, तो एफसी प्लस एफएम तक जाएगा और एफसी माइनस एफएम तक, यानी कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को सिर्फ पास करेगा और बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। तो एम्प्लीफिकेशन एंड ट्यूनिंग बोथ इसके अंदर ही होता है। तो ये हमारे पास हो गया। जैसे ही वो सिग्नल आया, फिर जो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है उसको एम्प्लीफाई करके आगे भेजेगा डिटेक्टर के अंदर। तो डिटेक्टर क्या करता है? हमने देख लिया, ये एक्सट्रैक्ट करेगा बेसबैंड सिग्नल फ्रॉम एम सिग्नल। तो ये क्या काम करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा बेसबैंड सिग्नल को। बेसबैंड सिग्नल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको क्या करेगा हम, ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोवाइड सफिशिएंट पावर टू ड्राइव लाउड स्पीकर, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा बेसबैंड सिग्नल के अंदर वो काफ़ी कम होगा, और वो डायरेक्टली अगर हम स्पीकर में लगा देते हैं तो वो स्पीकर हमें क्या करेगा, इतना ड्राइव आउटपुट नहीं दे पाएगा। ड्राइव आउटपुट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इतनी कम होगी कि ये स्पीकर आवाज़ नहीं दे पाएगा। आवाज़ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि हम इसको सुन पाएँ। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक ऑडियो एम्पलीफायर, जो यहाँ पे सिग्नल आया है उसकी मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई करके, उसकी ऑडियो को एम्पलीफाई करके और वापस हमें रिकवर करके यहाँ पे स्पीकर के थ्रू वॉल्यूम दे दे। तो ये हुआ हमारा बेसिक टीआरएफ रिसीवर का वर्किंग। तो जनरली एएम रिसीवर के अंदर ये है, लो फ्रीक्वेंसी के अंदर अच्छे से काम करता है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जब हम एएम सिग्नल के अंदर बात कर रहे थे, तो हम 2 चीज़ें बात करते हैं, एक अ, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगते हैं, तो क्या करता है, इसके अंदर ये डिस्टॉर्शंस वगैरह आते हैं और ये अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
पहले देखिए जो इसकी जो अ, पॉइंट्स हैं कि ये कौन-कौन से ऑप्शन और कैसे-कैसे रिसीवर ऑप्शन परफ़ॉर्म करता है। तो रिसीविंग कैसे करता है उसके लिए सबसे पहले आएगा इंटरसेप्शन, उसके बाद आएगा सिलेक्शन, फिर आरएफ एम्प्लीफिकेशन, फिर ऑडियो एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले इंटरसेप्शन की बात करें, तो इंटरसेप्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे इस एंटीना पे सारे सिग्नल या आरएफ बैंड के सिग्नल रिसीव आ रहे हैं। तो इंटरसेप्शन का मतलब हमें वही चीज़ इंटरसेप्ट करनी है जो हमें रिसीव करना है। यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्यून्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इंटरसेप्शन वही चीज़ करनी है यानी कि हमें सिग्नल को उसी सिग्नल को कैच करना है जो हमें डीमॉड्यूलेशन के लिए चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन। क्या सेलेक्ट करें, कौन-सा चैनल सेलेक्ट करें कि हमें उस चैनल को डिमोडुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम की बात करते हैं, एम के अंदर ही बहुत सारे बैंड हैं। अगर रेडियो की बात करें, तो बहुत सारे बैंड हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अगर मैं किसी एक चैनल पे ट्यून करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि सिर्फ़ उसी चैनल के सॉन्ग्स मुझे सुनाई दें, उसके आस-पास वाले चैनल्स की इंटरफेरेंस नहीं हो। तो ये हमारे पास आता है सेलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो सेलेक्शन और इंटरसेप्शन तो एंटीना पे हो गया और सिलेक्शन हो गया हमारा ट्यूनिंग कि कौन से बैंड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसी बैंड का सिग्नल मुझे रिसीव होना चाहिए डिटेक्टर पे। उसके बाद आता है आरएफ एम्प्लीफिकेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए। आरएफ एम्प्लीफिकेशन, ये क्या किया आफ्टर ट्यूनिंग एंड सिलेक्शन, ये सारा इसी के अंदर आएगा। उसके बाद आता है आरएफ एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद जो सिग्नल आएगा क्योंकि एंटीना के थ्रू जो सिग्नल आएगा उसकी पावर और मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगी तो उसके लिए हम लेते हैं आरएफ एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेशन के बाद जब हमने सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर दिया, तो डीमॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास ऑडियो एम्पलीफायर चाहिए। ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा? फिज़िकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यही लिखा हुआ है ऑडियो एम्पलीफिकेशन एंड देन डिटेक्शन ऑफ द सिग्नल एज़ वेल एज़ रिप्रोडक्शन। अगर हमारे पास डिटेक्शन सक्सेसफुल होता है, तो रिप्रोडक्शन भी सिग्नल का हो जाएगा। अगर डिटेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो रिप्रोडक्शन एग्ज़ैक्ट नहीं होगा। अब इसकी लिमिटेशन की बात करें कि टीआरएफ की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन के अंदर हमारे पास देखिए इट परफॉर्म सैटिस्फैक्टरीली एट मीडियम वेव बट इट्स परफॉर्मेंस इज़ पुअर एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो से मीडियम तक तो ठीक-ठाक काम करता है, जैसे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। बिकॉज़ जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर पे नॉइज़ को हटाना एट हायर फ्रीक्वेंसी इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज़ कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रॉब्लम को या इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम जो मेथड यूज़ लेते हैं वो होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, जो ईज़िली और बहुत अच्छे से काम करता है अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी पे या मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी कवर करते हैं, तो उसके अंदर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर बहुत अच्छे से काम करता है और ये भी सेम काम करता है एज़ कम्पेयर टू टीआरएफ। बट इसके अंदर जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू टीआरएफ रिसीवर। तो अगर मैं बात करूँ कंपैरिज़न की टीआरएफ और सुपर हेटेरोडाइन की, तो टीआरएफ रिसीवर बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। अगर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की एडवांटेज की बात करूँ तो ये हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू टीआरएफ रिसीवर। तो ये दोनों आपस में इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस लिमिटेशन को ओवर करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा चाहिए इसके अंदर जो सुपर हेटेरोडाइन के रिसीवर के अंदर यूज़ आएगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा चाहिए तो इसके अंदर कॉस्ट इन जो क्राइटेरिया है वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी रिसीवर की बात करूँ, तो रिसीवर के अंदर कुछ ती 2 से 3 ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि हमें कभी भी अगर मैं रिसीवर सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगा कि कौन-सा रिसीवर अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। अगर वो पैरामीटर्स पे सारे कंडीशंस फुलफ़िल करता है, तो वो हमारे लिए रिसीवर अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो रिसीवर्स उस पैरामीटर को अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर पाते।
तो हमारे पास 3 पैरामीटर हैं ऐसे जो रिसीवर को डिसाइड करते हैं कि रिसीवर कितना अच्छा है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 3 जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं पहले कि अगर मुझे किसी रिसीवर की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी है, कोई भी रिसीवर हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि सेलेक्टिविटी। अब सेलेक्टिविटी से क्या मतलब होता है? सेलेक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एडजेसेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एडजेसेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब 2 एडजेसेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास सपोज़ FC1 और FC2 2 कैरियर फ्रीक्वेंसी है, एक 1 मेगाहर्ट्ज़ पे है और एक 1.2 मेगाहर्ट्ज़ पे है। हालाँकि ये काफ़ी दूर है, बट हम अज़्यूम कर रहे हैं कि ये एडजेसेंट चैनल फ्रीक्वेंसी है यानी 1, 1.2 फिर 1.4, 1.6, 1.8 इन सारे कैरियर्स पे हमारा मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ है। तो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरी आ गई, ऐसे जाएगी 1.4 वैसे ही पीछे जाएँगे तो 0.98 तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ आ गई हमारे पास। तो ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट चैनल्स, ये सारे। तो पास-पास वाले चैनल्स, तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? तो एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एडजेसेंट चैनल्स। तो सेलेक्टिविटी का वो अच्छा होगा कि जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाए। यानी कि अगर मैं 1 मेगाहर्ट्ज़ चैनल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स ही मेरे पास आने चाहिए। नाइदर 0.98 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल मेरे पास आना चाहिए, नॉर 1.2 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल मेरे पास आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि सेलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि जो रिसीवर की सेलेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, उस रिसीवर को हम अच्छा मानते हैं। अगर बाई चांस 1 मेगाहर्ट्ज़ मैंने सेलेक्ट किया, उसके साथ-साथ 0.98 का भी आ रहा है और 1.2 मेगाहर्ट्ज़ का भी सिग्नल आ रहा है, तो उसकी सेलेक्टिविटी काफ़ी पुअर होगी। कई बार आप लोग अगर रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो के अंदर कोई भी चैनल सेलेक्ट करते हैं, तो चैनल सेलेक्ट करने के जैसे ही आप चेंज करते हैं, यानी जब ट्यून कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी-कभी दूसरे चैनल्स के अ सिग्नल्स भी हमारे उस चैनल पे आ रहे होते हैं, जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन में क्या हो जाता है कि आपका एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल चेंज हो रहा है, उसमें क्या होता है कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स और दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स दोनों एक साथ आते हैं। तो इसलिए आपको लगेगा कि दोनों सिग्नल्स एक साथ या 2 गाने एक साथ सुनाई दे रहे हैं। तो वो होता है कि सेलेक्टिविटी उसका उस टाइम पे पुअर है। तो सेलेक्टिविटी अगर पुअर हुआ तो हमारे लिए काम नहीं आएगा, यानी कि उस वो रिसीवर अच्छा नहीं है। तो यही कंडीशन है कि अगर सपोज़ एक चैनल इस पे चल रहा है, एक चैनल इस पे चल रहा है और हमने सेलेक्ट किया इस वाले पे, तो यहाँ से भी साउंड आ रहा है और यहाँ से भी सिग्नल आ रहा है। तो दोनों मिला के यहाँ पे देखिएगा तो एग्ज़ैक्टली 2 से 3 सिग्नल एक साथ आएँगे। तो तीनों सिग्नल क्या होंगे, मर्ज हो जाएँगे, तो इसकी सेलेक्टिविटी पुअर होगी। तो हमें चाहिए सेलेक्टिविटी बहुत ही अच्छा ताकि रिसीवर अच्छा डिज़ाइन हो। तो ये था हमारा सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है हमारे पास सेंसिटिविटी। तो सेलेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट आपका सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू डिटेक्ट द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल। नाम से ही पता चल रहा है, एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू डिटेक्ट वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल। ये बोला कि अगर मैंने ट्रांसमीटर से सिग्नल तो ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन जब हम रिसीवर पे आ रहे हैं, तो रिसीवर पे एंटीना रिसीव करेगा सिग्नल को, आरएफ सिग्नल को एंटीना रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर लगाता हूँ और मेरे पास सिग्नल आता है डिटेक्टर के थ्रू, जो यहाँ पे अगर सपोज़ मैं बेसबैंड सिग्नल मार रहा हूँ, तो ये बेसबैंड सिग्नल और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम हो, यानी कि बहुत ही वीक हो। ये जो डिटेक्ट किया हमने सिग्नल वो काफ़ी वीक हो, इतना वीक कि हम उसको वापस डिकोड नहीं कर पाएँ। डिकोड का मतलब अगर मैं इसको लाउड स्पीकर के थ्रू सुनना चाहूँ
तो मैं यहाँ पे सुन नहीं पाऊँ। तो इसको बोलते हैं वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल। अगर उस सिग्नल को भी हम अगर डिटेक्ट कर पाएँ, सिग्नल तो आ रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या किया कि एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू डिटेक्ट, उस अगर वीकेस्ट सिग्नल को भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेंसिटिविटी, यानी हाउ मच सेंसिटिविटी डज़ अ रिसीवर हैव। अगर सेंसिटिविटी जिस रिसीवर का काफ़ी अच्छा होगा, वो रिसीवर डेफ़िनिटली अच्छा होगा, क्योंकि वो वीकेस्ट से वीकेस्ट सिग्नल को डिकोड कर सकता है या डिमोडुलेट करके हमें एक्चुअल फिज़िकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो पहला तो कंडीशन था सेलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए और तीसरा होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द बेसमेंट सिग्नल। अभी तक तो हमने देखा था कि सेंसिटिविटी के अंदर डिटेक्ट द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल, हमने डिटेक्ट तो कर लिया। अब डिटेक्ट करने के बाद सेंसिटिविटी के अंदर उसको अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वो सिग्नल हमारे काम का ही नहीं है। यानी कि हमने अगर वीकेस्ट सिग्नल को डिटेक्ट भी कर लिया लेकिन अगर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिसीवर किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ था उसके जो फीचर्स हैं या पैरामीटर्स हैं हम रिसीवर पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को अगर हम फिडेलिटी के अंदर का मतलब कि अगर हम रिसीवर के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाएँ सारे कंपोनेंट ऑफ द बेसबैंड सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया, तो उसे हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो ये आप 3 कंडीशन देखिएगा, सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड फिडेलिटी। तीनों अगर साथ में अच्छे होंगे तभी हमारे पास रिसीवर को अच्छा माना जाता है। तो अगर तीनों केस देखिएगा तो तीनों केस हमारे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर काफ़ी अच्छे से फॉलो होते हैं। तो ये तीनों काम करता है, सबसे पहले सेलेक्टिविटी अच्छी होती है इसकी, सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है ताकि वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल को डिटेक्ट कर पाए और डिटेक्ट करने के बाद सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं कर पाए बल्कि उसकी फिडेलिटी को भी इम्प्रूव करे, यानी डिटेक्शन के बाद भी उसके सारे बेस बैंड सिग्नल के कंपोनेंट को रिकवर कर पाए एट रिसीवर एंड, तो उसे हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो ये तीनों कंडीशन एक अच्छे रिसीवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में, ये डेवलप किया था अराउंड 1930, जो अभी तक चल रहा है। जो सारे आप लोग एएम रिसीवर्स देखते हैं, वो सारे एएम रिसीवर के अंदर जो यूज़ होता है, वो होता है हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ, तो एडवांटेज के अंदर हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट सेलेक्टिविटी ओवर वाइड रेंज ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ हो, FC1, FC2, FC3 वो सारे पास-पास हो, तो इन सब के अंदर भी अगर मैं जिसको सेलेक्ट करूँगा सिर्फ़ उसी को सेलेक्ट करके हमारे आगे सिग्नल को दे देगा। यानी कि सेलेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है ओवर वाइड रेंज ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम टीआरएफ के अंदर कर रहे थे। तो टीआरएफ के अंदर भी सेम था और इसकी सेलेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हमने देख लिया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कि लोएस्ट या वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल को रिकवर करना एट द रिसीवर एंड। उसके बाद लोअर डिस्टॉर्शन, जब ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होंगे सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड फिडेलिटी, तो नेचुरल सी बात है जो नॉइज़ परफॉर्मेंस होगी या डिस्टॉर्शन होगा सिग्नल के अंदर हम उसको अच्छे से रिमूव कर पाएँगे। तो इसके अंदर लोअर डिस्टॉर्शन होते हैं। तो ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो रिसीवर के अंदर, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर ये काम में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिसएडवांटेज क्या है? तो टीआरएफ रिसीवर में हमने बात की थी कि टीआरएफ रिसीवर के अंदर वो काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन अगर हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात करें, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और भी इसके अंदर ऐड हो जाएँगे। और सीधी-सी बात है, जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ-साथ इसके कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है एज़ वेल एज़ इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, जो बोलते हैं हम इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम या इमेज रिजेक्शन प्रॉब्लम, वो बढ़ जाएगी। यानी कि एक ही सिग्नल के मल्टीपल इमेजेस बनते हैं और या फिर उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स ऑफ द सेम सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल,
उसे हम इमेज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम इसके अंदर बढ़ जाती है। तो वो कैसे रिजेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अब इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ, तो जैसे टीआरएफ रिसीवर के अंदर हमने सिंपल सा लिया था, एक एंटीना लगा हुआ था, एंटीना के अंदर हमने जस्ट आरएफ एम्पलीफायर लिया और डिटेक्टर लिया और फिर ऑडियो एम्पलीफायर लेके हमने स्पीकर के थ्रू फिजिकल सिग्नल को रिकवर कर लिया था। अब इसके अंदर हमारे पास देखिए है तो वही चीज़ प्रोसेस, बट इसके अंदर लास्ट 2 स्टेज ही है जो टीआरएफ रिसीवर का है। यहाँ पे था सिर्फ़ आरएफ एम्पलीफायर, बट अब यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर नहीं होगा, बट क्योंकि हमें अब यहाँ पे सिलेक्टिविटी प्लस सेंसिटिविटी दोनों ही चाहिए और फिडेलिटी भी चाहिए। तो तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए आरएफ स्टेज है, मिक्सर स्टेज, लोकल ऑसिलेटर और आईएफ एम्पलीफायर स्टेज। तो ये स्टेट आईएफ एम्पलीफायर है, ये 1 से 2 या एन नंबर्स ऑफ आईएफ एम्पलीफायर स्टेट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, अगर हमारे पास यहाँ पे सिग्नल लो आता है तो। तो यहाँ से एक बार ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारे पास एंटीना है, ये हमारे पास आरएफ स्टेज है, जो आरएफ सिग्नल एंटीना के थ्रू आएगा इस स्टेज में। उसके बाद देखिएगा एक मिक्सर है और एक लोकल ऑसिलेटर है। तो हम बात कर चुके हैं कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कैरियर आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। अगर यहाँ से जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट शुड बी लोअर एज़ कंपेयर टू लोकल ऑसिलेटर, इसलिए इसका नाम दिया है सुपर। हेटेरोडाइन का मतलब होता है मिक्सिंग, हेटेरोडाइन मीन्स मिक्सिंग। तो सुपर हेटेरोडाइन और रिसीवर हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो ये देखिए, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास सुपर हेटेरोडाइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए मिक्सर क्या करेगा, यहाँ पे एफसी और एफएलओ दोनों का फ्रीक्वेंसी को मिक्स करेगा। तो एफएलओ प्लस एफसी एंड एफएलओ माइनस एफसी, या एफसी माइनस एफएलओ एंड एफसी प्लस एफएलओ, दो कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट करेगा। तो जो लोकल ऑसिलेटर की हमें पता है कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव सिग्नल। तो है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एफएलओ माइनस एफसी सिग्नल को ही पास करते हैं, ताकि हमें लो डिस्टॉर्शन मिले। इसके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करते हैं, और ये जो सिग्नल है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज से पास होते हुए डिटेक्टर के पास जाता है। अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन परफ़ॉर्म होता है और उसके बाद मैसेज सिग्नल रिकवर या बेसबैंड सिग्नल रिकवर होने के बाद ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर लगा के हम इसको स्पीकर के थ्रू ऑडियो सिग्नल को सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक वर्किंग है। इसके अंदर हम आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गैंग ट्यूनिंग लगा हुआ है। गैंग ट्यूनिंग क्या काम करता है? ट्यून करता है आरएफ स्टेज को, मिक्सर को और लोकल ऑसिलेटर को। इन तीनों को एक साथ ट्यून करता है, तो इसे इसका नाम दे दिया गैंग ट्यूनिंग। गैंग ट्यूनिंग का काम क्या है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट की है, यानी सेलेक्टिविटी के लिए इस एंटीना के थ्रू, वो एंटीना का जो पहला पार्ट है वो आरएफ स्टेज पे सेलेक्ट होगा, और जो सेलेक्ट हुआ उस हिसाब से हमारे पास मिक्सर ट्यून होगा और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ट्यून होगी। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं और वो तीनों काम करता है गैंग ट्यूनिंग। तो ये ट्यून करने के बाद हमारे पास सेलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं वो कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आईएफ स्टेट है, आईएफ स्टेट और डिटेक्टर प्लस मिक्सर और आरएफ स्टेज के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे एजीसी लगा हुआ है। एजीसी यानी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर हमारा यहाँ से काम करता है कि जब हमारा डिटेक्टर के अंदर आउटपुट आ रहा है, अगर डिटेक्टर के अंदर हमारे पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है, जो कि इस ऑडियो ड्राइवर या ऑडियो पावर एम्पलीफायर के बाद भी हम सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, या सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद इसको फिजिकल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर का काम आता है। ये क्या करता है, एक फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, आईएफ स्टेज को, देन मिक्सर को, एज वेल एज आरएफ स्टेज। ये तीनों को एक फीडबैक प्रोवाइड करता है कि प्लीज़ इंक्रीज़ द पावर। अब फीडबैक का मतलब ये हुआ कि इसको एक फीडबैक देगा, तो ये अपना स्टेज का, आईएफ एम्पलीफायर स्टेज का पावर बढ़ा देगा और आरएफ स्टेज का पावर बढ़ा देगा। तो पावर बढ़ाने से क्या हुआ कि अगर मैं रिसीवर की पावर बढ़ा देता हूँ,
तो रिसीवर की पावर बढ़ाने के साथ जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसके अंदर सारे के सारे आरएफ पावर बढ़ जाएगी और आरएफ पावर बढ़ जाएगी तो मिक्सर के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके साथ-साथ आईएफ के अंदर जो हमारा सिग्नल आया था, वो भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे वापस डिटेक्टर के अंदर जो अब सिग्नल आएगा, वो इंक्रीज़्ड पावर सिग्नल आएगा, जिसके अंदर वापस चेक होगा कि क्या ये ऑडियो ड्राइवर इसको ड्राइव कर पा रहा है? अगर ड्राइव कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस से एजीसी फीडबैक देगा। तो एजीसी का काम है ऑटोमेटिकली गेन को एडजस्ट करना सो दैट कि रिसीवर पे हमारा जो सिग्नल हो वो अच्छे से रिसीव हो या फिर रिकवर हो पाए। तो चलिए अब एक-एक चीज़ देख लेते हैं इसको इस ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर हम पहले ही देख चुके हैं ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे एज़ इट इज़ है। तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ग्रेटर एज़ कंपेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। अब ये मीडियम वेव के लिए काम में आता है। मीडियम वेव क्या है? 550 किलोहर्ट्ज़ टू 1650 किलोहर्ट्ज़ के रेंज में हमारे पास आरएफ सिग्नल यहाँ पे आता है। अब इस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए हमें जो गैंग कैपेसिटेंस या गैंग ट्यूनिंग चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस भी कुछ न कुछ लिमिट होती है क्योंकि हम कितना ट्यून करेंगे। तो ट्यूनिंग की भी रेंज होती है जो मार्केट में अवेलेबल है उसका रेशियो अराउंड 10:1 होता है। अगर उससे हम बियॉन्ड जाते हैं तो हमें फिज़िकल या फिर उसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसको प्रैक्टिकली जो ट्यूनर है या गैंग ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ट्यूनिंग भी। तो उसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और फिज़िकली उसको बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया है कि गैंग कैपेसिटेंस का अगर सिलेक्शन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो फ़ॉर्मूला होता है, वो सी मैक्स मीन्स कैपेसिटेंस मैक्सिमम अपॉन कैपेसिटेंस मिनिमम का जो रेशियो होता है, वो एफ मैक्स अपॉन एफ मिनिमम का स्क्वायर होता है, अगर रेशियो निकालें तो। तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ये फ़ॉर्मूला होता है। ये जो होता है हायर एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम अपर लिमिट और ये होता है मिनिमम यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द रेंज ऑफ सिग्नल व्हिच वी आर रिसीविंग। तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे मीडियम वेव। मीडियम वेव के अंदर 550 किलोहर्ट्ज़ मिनिमम है और 650 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए सीमैक्स अपॉन सीमिन नॉर्मल निकालें तो 650 अपॉन 550 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 9:1। तो ये रेशियो आ रहा है 9:1 यानी मैक्सिमम हम कैपेसिटेंस की वैल्यू 9 रख सकते हैं और मिनिमम 1 रख सकते हैं अगर रेशियो की बात करें तो। सिमिलरली अगर मैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है रिसीवर का वो 455 किलोहर्ट्ज़ फिक्स रहता है। यानी इसके अंदर हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेट इसलिए किया गया हुआ है ताकि सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड फिडेलिटी तीनों अच्छी हो और एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसलेट हो जाएँ, ये 455 किलोहर्ट्ज़ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 455 किलोहर्ट्ज़ ऐड करता हूँ सिग्नल के अंदर, तो हमारे पास रेशियो क्या चेंज हो जाता है 4.4:1। अगर मैं 455 किलोहर्ट्ज़ सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी कम लेता हूँ, तो मेरे पास जो रेशियो आता है वो क्या आता है? यहाँ पे देखिए हायर फ्रीक्वेंसी से कम लिया और लोअर फ्रीक्वेंसी से भी कम किया और इनका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 156:1। तो ये तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कौन से? ये वाले और ये वाले, 9 यानी 9:1 और 4.4:1। बट यहाँ पे देखिए ये रेशियो आ रहा है 156:1। तो 156:1 का रेशियो या फिर गैंग कैपेसिटेंस को डिज़ाइन करना या फिर इसको बनाना काफ़ी ऑल या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आइडियल जो फ्रीक्वेंसी है या आईएफ फ्रीक्वेंसी है उसको 455 किलोहर्ट्ज़ पे सेट करके रखते हैं ताकि हमारे पास ये वाले सिग्नल और ये वाले सिग्नल यानी गैंग ट्यूनिंग जो हो वो 10:1 के आसपास हमारा मैक्सिमम हो पाए। तो इस केस में हम ट्यूनिंग करते हैं तो सारी आरएफ स्टेज, मिक्सर एज़ वेल एज़ लोकल ऑसिलेटर तीनों को एक साथ ट्यून करता है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी को आगे पास करता है व्हिच विल बी एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 455 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमारा
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम 455 ये वाला कंडीशन नहीं लेते, सिर्फ इन दोनों कंडीशन को कंसिडर करते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है इन द रेंज ऑफ रेशियो 10:1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इमेज रिजेक्शन, जो हमने बात किया ब्लॉक डायग्राम के अंदर ही। तो इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन परफॉर्म बाय मिक्सर ऑसिलेटर sometimes allows undesired station to be fed into IF amplifier। अब इमेज रिजेक्शन के अंदर क्या है कि जैसे हमने बताया कि अगर एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वाली फ्रीक्वेंसी भी अगर पास हो जाती है आरएफ स्टेज से, तो उससे बोलते हैं हम इमेज प्रॉब्लम। या फिर एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास दूसरे कैरियर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, तो उससे बोलेंगे हम कि हमारा कौन सा हो जाएगा, इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिसीवर के अंदर अगर कोई भी इमेज सिग्नल आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम उसे रिसीवर के अंदर नहीं लेंगे। रिसीवर के अंदर लेंगे तो हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है और जो इमेज सिग्नल है, वो दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएँगे और दोनों लगेंगे कि सेम ही है। तो यहाँ पे है डिज़ाइनिंग रिसीवर्स विथ हाई इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो डिज़ाइनिंग टाइम में ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है और उसको हम रिजेक्ट कैसे करें। तो उसके लिए देखिए स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट जो स्टेशंस होते हैं, जो नॉर्मली स्टेशंस हैं जो ट्रांसमिट करते हैं एएम सिग्नल को, वो ऑलरेडी इतना स्पेसिंग रखते हैं कैरियर के बीच में, इस कैरियर के बीच में सपोज़ FC1, FC2 और FC3, ये इतना डिस्टेंस होता है ताकि उनके बीच का जो इस कैरियर का फ्रीक्वेंसी इस पे नहीं है और इस कैरियर का फ्रीक्वेंसी इस पे नहीं जाए। तो वो ऑलरेडी वो उतना सेलेक्ट करके ही चलते हैं ताकि हमारी उनकी इमेज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम नहीं आए। बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर करना है और जिससे पता चलेगा कि इमेज रिजेक्शन कितनी दूर हो सकती है या फिर इमेज को हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को कितनी दूर-दूर रखें ताकि हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इमेज की या फिर इमेज की प्रॉब्लम दे रखी है कि अगर हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज़ का एक स्टेशन है, एक हमारे पास 22 मेगाहर्ट्ज़ का स्टेशन है और एक हमारे पास लोकल ऑसिलेटर 21 मेगाहर्ट्ज़ का है। यानी 21 मेगाहर्ट्ज़ का लोकल ऑसिलेटर कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और ये हमारे पास 2 स्टेशंस के सिग्नल्स आ रहे हैं। एक हमारे पास इसको मान सकता हूँ मैं FC1 और ये FC2। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 पे हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज़ और 2 पे हमारे पास 22 मेगाहर्ट्ज़ का स्टेशन है। तो एक्चुअल हम FC1 को मान रहे हैं कि हमारे पास स्टेशन है और ये हमारे पास अनडिज़ायर्ड है, यानी कि ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इस पे सिग्नल प्रेज़ेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए मिक्सर के अंदर क्या होगा, मिक्सर के अंदर हमारे पास 21 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है लोकल ऑसिलेटर का, तो 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे 22 माइनस 21 करेंगे तो ये भी 1 मेगाहर्ट्ज़ का। यानी दोनों 1 मेगाहर्ट्ज़ का आ रहा है और अगर मैं आईएफ भी 1 मेगाहर्ट्ज़ का रख दूँ, जिसके अंदर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ायर्ड स्टेशन का सिग्नल चाहिए था, तो हमारे पास क्या होगा कि 1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हमारे पास देखिए दोनों के अंदर 1 मेगाहर्ट्ज़ आ रहे हैं। तो दोनों के अंदर 1 मेगाहर्ट्ज़ आ रहे हैं तो हमारे पास दोनों स्टेशंस एक साथ आएँगे। तो दोनों स्टेशंस 1 मेगाहर्ट्ज़ में पास हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 मेगाहर्ट्ज़ आईएफ के अंदर ये हमारे पास सपोज़ सिग्नल था, ये 20 मेगाहर्ट्ज़ डिज़ायर्ड स्टेशन है, बट 1 मेगाहर्ट्ज़ का आईएफ है तो आप देखिएगा कि जस्ट 22 वाला भी इसी रेंज के अंदर आ गया। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये अनडिज़ायर्ड स्टेशन था जो कि हमारे डिज़ायर्ड स्टेशन यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल में भी इंक्लूड हो गया। तो इसे बोलते हैं हम इमेज प्रॉब्लम, यानी कि हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को सिर्फ़ डिटेक्ट करना था, लेकिन 22 मेगाहर्ट्ज़ वाले स्टेशन का सिग्नल भी हमारे 20 मेगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिग्नल एक साथ आ रहे हैं, इसी बैंड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ओवरलैपिंग हो जाएगा और इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएँगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको रिमूव कैसे करें? तो रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया कि स्टैंडर्ड 455 किलोहर्ट्ज़ का सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक आईएफ रख दिया। अब आईएफ के अंदर आप देखिएगा कि सपोज़ ये 620 है और ये 530
1530 किलोहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा स्पेसिंग ऑलमोस्ट हमारे पास 620 से लेके 1530 के बीच में है और लोकल ऑसिलेटर जो जनरेट किया है वो हमारे पास ऑलमोस्ट काफ़ी कम की है। तो लोकल ऑसिलेटर देखिए 1075 किलोहर्ट्ज़, तो 1075 किलोहर्ट्ज़ और 620 किलोहर्ट्ज़ और 1530 किलोहर्ट्ज़। तो ये अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ यानी 1075 माइनस 620 किलोहर्ट्ज़ तो ये आ जाएगा 455 किलोहर्ट्ज़ और सिमिलरली 1530 माइनस 1075 करूँ तो ये भी आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी आना चाहिए 455 किलोहर्ट्ज़ और ये दोनों स्टेशंस पास हो रहे हैं क्योंकि आईएफ जो है हमारे पास, वो हमारे पास 455 किलोहर्ट्ज़ पे ही सिचुएटेड है। तो 455 किलोहर्ट्ज़ के अंदर दोनों सिग्नल आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? 620 वाले भी और 1530 वाले भी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 620 वाला भी आ रहा है और 1530 वाला भी आ रहा है। बट इन दोनों के बीच में देखिए गैप कितना है? गैप इतना ज़्यादा है कि जो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल है हमारे पास 620 किलोहर्ट्ज़ के बाद, वो हमारे पास बैंडविड्थ क्या होता है? काफ़ी कम होगा क्योंकि किलोहर्ट्ज़ के अंदर होगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सिग्नल तो पास हो रहा है बट जो इमेज आनी थी नेक्स्ट इमेज 1530 का जो नेक्स्ट अनवांटेड स्टेशन था, वो जस्ट इस बैंड से बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है मतलब कि हमारे पास इसके अंदर इमेज रिजेक्शन हो गया और कोई भी इमेज जो दूसरे स्टेशन की सिग्नल थी वो पहले वाले स्टेशन से इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 455 को स्टैंडर्ड रखा गया है जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर हम सेट करते हैं। अब जैसे कि बात की कि चॉइस ऑफ आईएफ जो है वो क्यों रखा है 455 पे, तो हमने देख ही लिया कि इसके अंदर जो लो एडजेसेंट चैनल सेलेक्टिविटी है, उसकी वजह से 2 कंडीशन है, एक तो लो एडजेसेंट चैनल सेलेक्टिविटी होनी चाहिए यानी कि आपस में अगर दोनों सिग्नल पास में हो, तो उनके बीच में सेलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इट शुड बी हाई फॉर इमेज सिग्नल रिजेक्शन। अगर इमेज रिजेक्शन करना हो, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो स्टैंडर्ड रखा है, वो रखा है एएम दैट इज़ फिक्स्ड एट 455 किलोहर्ट्ज़। यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ या बहुत कम रखता हूँ, तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। बट उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है एफएम के अंदर, वो स्टैंडर्ड है वो 455 किलोहर्ट्ज़ पे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में दोनों रिसीवर्स देख लिए, एक एएम रिसीवर के अंदर हमने टीआरएफ देखा और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर देखा। टीआरएफ के अंदर लिमिटेशंस थी कि लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सुपर हेटेरोडाइन इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि टीआरएफ की लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकें, बट सुपर हेटेरोडाइन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है, कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है और जो मेन जो बात थी इसके अंदर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन, वो था हमारा 455 किलोहर्ट्ज़ पे। तो कभी-कभी गेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड रिसीवर के अंदर आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का नाम दे भी सकता है और नहीं भी देता है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हिच रिसीवर एम रिसीवर इज़ मोर या लेस डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी या फिडेलिटी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम रिसीवर्स। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का चैनल पसंद आ रहा है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।